हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 014 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और ये इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ अ फ्लैट फाइल, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम अ डेटाबेस, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन डिज़ाइन ऑफ अ डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो कहते यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्लैट फाइल क्या होता है और ये डेटाबेस कैसे डिफरेंट होता है, और फिर बोल रहा है कि हम लोग को वेरियस स्टेप्स इन डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस, ठीक है, और डेटाबेस को बनाने का क्या क्या स्टेप्स होता है वो सब डिस्कस करो। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए अ फ्लैट फाइल इज अ सिंपल डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टेबल ऑफ डेटा typically stored in a plain text or structured format. Each line in a flat file represents a record and fields within each records are typically separated by a delimiter. ठीक है, तो ये क्या होता है कि फ्लैट फाइल मतलब कि नॉर्मल फाइल, ठीक है, उसमें कोई पैतरा नहीं है, नॉर्मल फाइल है, नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में कुछ लिखा हुआ है इन अ सिंगल टेबल ऑफ डेटा। ठीक है, एक टेबल में आपका पूरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, उसको कहते हैं फ्लैट फाइल। उसका देखिए ये क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट में लिखा रहता है या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिखा रहता है। फॉर एग्जांपल रो में ये, इस रो में ये, इस रो में ये, इस तरह से। ठीक है, ईच लाइन ऑफ इन अ फ्लैट फाइल रिप्रेजेंट अ रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि जितने भी फ्लैट फाइल में जितने भी लाइन होते हैं, पहला रो हुआ उसमें एक डिटेल दिया हुआ है, दूसरा में दूसरा, तीसरा में तीसरा, इस तरह से। एंड फील्ड्स विद इन ईच रिकॉर्ड आर टिपिकली सेपरेट बाय अ डेलीमीटर, यानी कि वही या तो लाइन से रहेगा, सारे जो रो रहेंगे, रो के मतलब जितने भी लाइन है वो सब में भी सब लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक रहेंगे। ठीक है, उसमें भी एक तरह का रिकॉर्ड रहेगा जिसमें कॉमा से हो सकता है या फिर टैब से, उन सब के बीच में गैप दिया रहेगा। तो फ्लैट फाइल बहुत सिंपल, एक टेबल पे। तो ये क्या बोला है कि कैसे ये डिफरेंट होता है डेटाबेस से। तो देखिए डेटाबेस का हम लोग डिफरेंस यहाँ पे मैंने टेबल बना के बताया। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में फ्लैट फाइल का क्या होता है, वही सिंपल और फिक्स स्ट्रक्चर, कि वही सिंपल है भाई, एक नॉर्मल टेबल है वो। डेटाबेस का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और रिलेशनल स्ट्रक्चर। तो डेटाबेस में भाई वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें डेटाबेस में बहुत तरह के, ये नॉर्मल नहीं है कि भाई एक टेबल में, इसमें 1000 तरह के टेबल होंगे, अलग अलग टेबल, और उन सब के बीच में रिलेशन रहेगा। समझे, तो ये क्या होता है, रिलेशनल स्ट्रक्चर होता है। उसका देखिए डेटा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो डेटा इज स्टोर इन अ सिंगल फाइल। फ्लैट फाइल में क्या होता है कि डेटा एक ही फाइल में हम लोग का ये रहता है, स्टोर रहता है। पर डेटाबेस में क्या होता है, डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स विथ रिलेशनशिप। और इसमें क्या रहता है भाई, डेटा जो है अलग अलग डेटा, अलग अलग पार्ट है, वो अलग अलग टेबल में बना हुआ है और उन सब के बीच में रिलेशनशिप रहता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का ये अलग अलग टेबल हो सकता है, स्टूडेंट का मान लीजिए स्टूडेंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रह सकता है, उसका कोर्स से रिलेटेड अलग टेबल बन जाएगा, है ना, उसके हॉस्टल से रिलेटेड अलग टेबल बन जाएगा और उन सब के बीच में रिलेशन रहेगा। तो वो आता है डेटाबेस के अंदर। उसके बाद आता है डेटा इंटीग्रिटी कैसा रहता है, तो लिमिटेड डेटा इंटीग्रिटी। फ्लैट फाइल में इंटीग्रिटी लिमिटेड रहती है और इसमें क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग डेटा इंटीग्रिटी मैकेनिज्म। इसमें डेटा इंटीग्रिटी डेटाबेस में बढ़िया रहती है। उसका देखिए डेटा एक्सेस, तो ये क्या, सिक्वेंटल एक्सेस, यानी कि सीक्वेंस बाय हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। और डेटाबेस में क्या होता है, रैंडम एक्सेस, इसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं कि भाई लाइन बाय लाइन जाओ तभी मिलेगा, तो इसको हम लोग कहीं से भी कभी कर सकते हैं एक्सेस। उसका आता है सिक्योरिटी, तो ये हम लोग का लेस सिक्योर होता है, फ्लैट फाइल सिक्योर नहीं होता है ना, क्योंकि एक ही में मान लीजिए वो टेबल डिलीट हो गया, बात खत्म, समझे। लेकिन डेटाबेस जो होता है ये मोर सिक्योर विथ यूज़र एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे हम लोग को डेटाबेस में क्या रहता है, ये सिक्योर रहता है, यहाँ पे यूज़र एक्सेस कंट्रोल भी रहता है। मान लीजिए अगर एडमिन आया तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन रहेगा काम करने का, मान लीजिए कोई नॉर्मल गया है तो वो शायद लॉगिन भी ना कर पाए, तो ये सब रहता है डेटाबेस में। उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी, तो ये होता है लेस स्केलेबल। स्केलेबल मतलब कि एक्सपेंड नहीं हो पाता है फ्लैट फाइल, जितना साइज़ में बनाए थे उतना ही रहता है, ज़्यादा ऐड नहीं कर पाते हैं वो सब। और ये डेटाबेस क्या रहता है, मोर स्केलेबल टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये स्केलेबल है, अगर इसमें मान लीजिए डेटा यूज़र बढ़ जाएंगे तो ये आराम से हैंडल कर लेगा। तो ये होता है फ्लैट फाइल और डेटाबेस में डिफरेंस। आप देखिए हम लोग को बोल रहा है स्टेप्स टू डिज़ाइन डेटाबेस, तो चलिए वो देखते हैं। स्टेप्स इन डिज़ाइन डेटाबेस, तो सबसे पहले आएगा, आप देखिए डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें भी कोई भी अगर डिज़ाइन करो तो सबसे पहले आपको वही रहेगा कि भाई रिक्वायरमेंट गैदर करो ना, कि आपको क्या बनाना है ना, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वही है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द यूज़र एंड अंडरस्टैंड व्हाट डेटा विल बी स्टोर एंड हाउ इट विल बी यूज्ड। वही कि भाई आप डेटाबेस जो बना रहे हो उसमें किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हो, उसको कैसे यूज़ करने वाले हो, वो सब इन्फॉर्मेशन लोगे। ठीक है, तो वही लिखे आइडेंटिफाई द नीड ऑफ यूज़र एंड एड्रेस ऑफ वर्ड विल ग्राउंड, वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन।
ये देखिए डेटाबेस का हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, डेटा रिक्वायरमेंट, फिर कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, फिर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, फिर डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन। ये सब चीज़ को छोड़ दीजिए, ये तो साइड में लिखा है, बस इतना बड़ा पार्ट देखिए। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, कंसेप्चुअल डिज़ाइन। तो ये क्या है, क्रिएट्स अ हाई लेवल मॉडल ऑफ द डेटाबेस यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम टू डिपिक्ट एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल में क्या होगा कि भाई हाई लेवल मॉड्यूल की मतलब डेटाबेस में जो रिलेशन है ना, जितने सारे एंटिटी हैं उन सब के बीच में कैसा रिलेशन है वो बनाओ। कॉन्सेप्चुअल कि कैसे एक दूसरे के साथ ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया हम लोगों का, उसको बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो ER डायग्राम का यूज़ करते हैं। आपको पता है क्या होता है, एंटिटी रहते हैं उसमें और कैसे उसके एट्रीब्यूट रहते हैं, किस तरह से उन सबके बीच में रिलेशन रहता है वो बताता है। तो ये सब क्या हो गया, कंसेप्चुअल। ठीक है, उसके बाद आता है लॉजिकल। ये तो कॉन्सेप्ट वाइज हो गया कि कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा। फिर आएगा लॉजिकल डिज़ाइन। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसलेट द कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन इनटू अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, डिफाइन टेबल्स, फील्ड्स, डेटा टाइप्स एंड रिलेशनशिप विदाउट कंसिडरिंग फिजिकल स्टोरेज। फिर यहाँ पे देखिए लॉजिकल डिज़ाइन बनाएंगे। पहले तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, अब लॉजिकल, यानी कि जिसने कॉन्सेप्चुअल मिला उसका अब लॉजिकल डिज़ाइन बनाओ, उसका टेबल्स बनाओ, उसमें फील्ड्स बनाओ, उसका डेटा टाइप्स बनाओ, है ना। और फिर जैसे कि रिलेशनशिप बनाओ कि कैसे ये दूसरे एंटिटी से रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल है यहाँ डायग्राम को हम लोग क्या देख रहे थे, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम का ना। तो उसमें कैसे बनाए थे, एक अप्लीकेंट यानी स्टूडेंट का बनाए थे ना, फिर वो स्टूडेंट कैसे एप्लीकेशन से रिलेटेड था वो बनाए थे ना। तो उस तरह से करना है लॉजिकल डिज़ाइन कि कैसे सब लोग का रहेगा, कैसे उसके अंदर टेबल्स रहेंगे, फील्ड्स रहेंगे, वो सब बताना। उसके बाद आएगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, अप्लाई नॉर्मलाइजेशन टेक्निक टू एलिमिनेट redundancy and ensure data integrity. This involves organizing the tables to reduce data duplication. ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें हम लोगों का ये नहीं है नॉर्मलाइजेशन वाला। तो अगर आप चाहो तो ये स्टेप को हटा सकते हो, पर अगर ये रहेगा तो एकदम परफेक्ट होगा। नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या कि मान लीजिए 4 टेबल बनाया आपने और 4 टेबल में एक एक जो वैल्यू है ना वो सब में बार बार आ रहा है, तब वो अगर आप टेबल को मर्ज करोगे तो वो जो सब में से एक एक बार आ रहा है तो वो एक तरह से 4 बार आ जाएगा आपके फाइनल वाले टेबल में। तो वो एक तरह से क्या हुआ, झूठ मूठ का ही हो गया ना, एक्स्ट्रा आ गया। एक ही से पता चल रहा है तो 4 बार रहेगा तो क्या रहेगा। तो वही होता है कि नॉर्मलाइजेशन मतलब वही सब चीज़ को हटा देना, जो एक्स्ट्रा आ गया है वो सब चीज़ को हटा दिया जाता है। तो वही होता है कि रिड्यूस रिडंडेंसी कम कर देता है, फिर क्या कहता है डेटा डुप्लीकेशन वगैरह को भी कम कर देता है। तो ये क्या होता है, लॉजिकल के बाद होता है। उसके बाद आता है फिजिकल डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आप देख रहे होंगे, ये वाला टेबल समझे, वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। फिजिकल डिज़ाइन में क्या होगा, डिफाइन हाउ द डेटाबेस विल बी फिजिकली स्टोर्ड, कंसीडर इंडेक्सिंग, स्टोरेज, एलोकेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद आपने सब कुछ कर दिया, लॉजिकल कर दिया, आप बताओ फिजिकल डिज़ाइन। ठीक है, फिजिकल मतलब कि कैसे डेटा फिजिकली स्टोर्ड हो रहा है आपके डेटाबेस में, है ना, उसका इंडेक्स क्या है, उसका स्टोरेज एलोकेशन कैसे हो रहा है उसका, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, वो सब पूरा बनाओ फिजिकल डिज़ाइन में। उसके बाद आएगा इम्प्लीमेंटेशन। फिजिकल डिज़ाइन में बन गया, अब बनाओ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंट करो उसको। क्रिएट द डेटाबेस यूजिंग अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS। अब फाइनल काम करो, सब काम कर लिया आपने, लॉजिकल बना दिया, फिजिकल बना दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करो, जो आपने काम किया है ना उसको इम्प्लीमेंट करो, कोड करो। जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट DBMS का यूज़ करके वो डेटाबेस क्रिएट करो। सेटअप द टेबल्स, जो टेबल आपने सोचा है उसको बनाओ, रिलेशनशिप उनके बीच का बनाओ, कंस्ट्रेंट बनाओ बेस्ड ऑन द डिज़ाइन, जैसा जिस तरह का आपने सोचा है वो करो। समझे, तो ये हो गया हम लोगों को, ये हो गया डेटाबेस का डिज़ाइन। आप देख लीजिएगा, ये सब चीज़ को हटा दीजिए, ये चीज़ को हटा दीजिए, बस इतना देखिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डेटाबेस को बनाने का। तो ये 5 का A नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 5 का B नंबर। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बोलते आ रहा हूँ, तो अब तो ये वीडियो एकदम लास्ट है आपके इस पूरे प्लेलिस्ट का। तो इस वीडियो के एंड होने के बाद ज़रूर उस प्लेलिस्ट के मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा। वो 2 मिनट से भी छोटा वीडियो है और प्लीज़ उसको देखिए और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊँ, अभी क्या हो रहा है टाइम, 1 मिनट, ये देखिए, रुकिए मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार। 1:28 समझे, तो रात के 1:30 बज रहे हैं। तो चलिए, इसलिए मैं बोला हूँ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरी थोड़ी सहायता हो जाएगी। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर B देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 वे इन विच केस टूल्स कैन बी यूज बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वे बताओ जहाँ पे हम लोग का केस टूल का यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये क्या होता है,
केस मतलब क्या, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, इसी को कहते हैं केस। केस टूल्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट सपोर्ट्स वेरियस phases of software development and help automate tasks, improve productivity and enhance the quality of software products, ठीक है। तो ये क्या होता है केस टूल्स, ये हम लोग का एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो क्या करता है वेरियस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि ऑटोमेट टास्क को, यानी मान लीजिए कोई टास्क है तो उसको ऑटोमेटिकली करवाना है तो उसके लिए कर सकता है। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है किसी काम का तो टूल्स वगैरह समझिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए क्वालिटी इंक्रीज़ करना है तो भी हम लोग इसका केस टूल का यूज़ कर सकते हैं। केस टूल मतलब नॉर्मल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फोटो को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप कोई वेबसाइट पे चल जाते हो ना, तो बैकएंड में क्या हो रहा है, कोई टूल होता है जो उस फोटो को मतलब आपकी क्वालिटी को बढ़ा देता है फोटो का, तो वही काम ये होता है केस टूल। ये सब किस लिए यूज़ होता है, इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है केस टूल को, ठीक है। तो याद देखिए 5B क्या है, पहला है इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी। क्यों यूज़ करते हैं वो पूछ रहा है ना, तो ये क्या करता है हम लोग का इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी। तो केस टूल्स ऑटोमेट मेनी रूटीन टास्क सच एज कोड जनरेशन, टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो हम लोग का केस टूल जो है ना ऑटोमेटिकली नहीं बहुत सारे काम कर देता है, जैसे कि कोड जनरेशन हो गया, मतलब किसी तरह का मान लीजिए कोई एक नॉर्मल सा कोड है, कोई बेसिक सा कोड है तो वो कोड जनरेट करके दे देगा ये आपको, उसको टेस्ट करने में आपको मदद करेगा, डॉक्यूमेंटेशन बनाने में भी केस टूल आपका मदद कर देता है। फिर देखा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड एफर्ट्स लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए अगर नॉर्मल सा कोई बेसिक वाला कोड अगर ये करके दे रहा है, टेस्टिंग कर दे रहा है, डॉक्यूमेंटेशन करने में मदद कर रहा है, तो इससे क्या होगा आपका कि डेवलपमेंट में जो टाइम और एफर्ट है वो कम लगेगा, और इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब ज़्यादा काम कर पाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आएगा इनहेंस क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या है, केस टूल्स कैन इन्फोर्स कोडिंग स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरर्स एंड ऑटोमेट टेस्टिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो केस टूल में ये भी होता है कि आप कोडिंग का भी स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हो, आप एरर्स को पोटेंशियली एरर को ढूंढ पाते हो ये टूल्स वगैरह का यूज़ करके। फिर आप उसको ऑटोमेटिक टेस्टिंग प्रोसेस भी कर पाते हो, टेस्ट प्रोसेस में भी उसको डाल देते हो ऑटोमेटिकली। उसका देखिए दिस हेल्प्स इंश्योर द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ डिफेक्ट्स एंड फेलियर्स। तो ये क्या करता है भाई, हम लोग को जो हम लोग का सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है, रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, और जो भी डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर देता है, फेलियर को कम कर देता है, ठीक है। क्योंकि क्या करता है ये भाई, जितना भी एरर्स वगैरह होता है, पोटेंशियल एरर जो होने वाले हैं उसको भी ढूंढ देता है, ठीक है। उसका देखिए इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो केस टूल प्रोवाइड्स अ सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर ऑल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, मेकिंग इट ईजियर फॉर टीम मेंबर्स टू कोलैबोरेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये जो टूल्स होते हैं ना, ये हम लोग को एक सेंट्रल रिपोजिटरी भी प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन का, यानी कि अलग अलग मान लीजिए अलग अलग पार्ट एक प्रोजेक्ट का अलग अलग लोग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उन सब का एक सेंटर में क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट बना के दे देता है, डॉक्यूमेंटेशन कर देता है। अब इससे क्या रहता है कि भाई जितना भी टीम का मेंबर है ना वो आके ये वाला डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ ये पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में किस तरह से काम हो रहा है, कौन कैसा मॉड्यूल पे काम कर रहा है, उस पर कैसे काम हो रहा है, वो सब पूरा कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोग अपना इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर पाते हैं केस टूल का लगा के। उसका दे कैन ऑल्सो फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स, टेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अब वही है कि जब सब एक ही जगह आ जाता है तो क्या होता है, कम्युनिकेशन बढ़ जाता है कि वो डेवलपर बात कर रहा है, टेस्टर से बात कर पा रहा है वो, है ना। फिर स्टेक होल्डर भी सब लोग एक जगह केस टूल पे काम कर पा रहे हैं, समझे। वो सब लोग अपना बात कर रहे हैं, डेवलपर बता रहा है अच्छा ये काम हो रहा है, टेस्टर बता रहा है अच्छा मैंने ऐसे टेस्ट किया, ये एरर्स आया है, या फिर ये परफेक्ट चल रहा है। स्टेक होल्डर अपनी राय देता है इसमें क्या बढ़िया है, या फिर ये चेंज कर दो, उस तरह से। तो ये सब हम लोग केस टूल्स में भी हो जाता है। उसका आता है बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो केस टूल्स कैन हेल्प ट्रैक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, मैनेज रिस्क एंड मॉनिटर रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मैनेजमेंट में भी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी केस टूल बढ़िया करता है। ये क्या करता है कि हम लोग ट्रैक कर सकता है प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को, मैनेज रिस्क को भी मैनेज कर पाता है, और रिसोर्स एलोकेशन को भी मॉनिटर कर पाता है कि कहाँ से रिसोर्स आ रहे हैं, बढ़िया से हो पा रहा है कि नहीं सबका, ठीक है। दे कैन ऑल्सो जनरेट रिपोर्ट्स ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। इससे हम लोग केस टूल्स का यूज़ करके हम लोग प्रोजेक्ट का रिपोर्ट को भी जनरेट कर पाते हैं, प्रोजेक्ट का स्टेटस को भी देख पाते हैं, ठीक है। और ये किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है प्रोजेक्ट, वो सब भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। समझे, एक तरह से ये टूल जो होता है सारा ही काम करने में मदद करता है, बस इसको बढ़िया से यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। उसका देखिए रिड्यूस कॉस्ट,
तो वही अब देखिए इतना काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोजेक्ट को जो बनाने में ओवरऑल खर्चा होने वाला है उसमें तो रिडक्शन आएगा ही ना। तो वही है, बाई ऑटोमेटिंग टास्क एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी कीज टूल्स कैन हेल्प रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट। वही कि भाई ऑटोमेटिक टास्क कर देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है लोगों का, तो ये क्या कहता है डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होने वाला था उसको कम कर देता है। उसके दे कैन ऑल्सो रिड्यूस द टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। इससे क्या होता है कि हम लोग टाइम और एफर्ट को भी कम कर देता है, जिसमें मेंटेनेंस और सपोर्ट में करने के लिए आप केस टूल का यूज़ करके आप सपोर्ट को भी दे सकते हो, सिस्टम को सपोर्ट भी दे सकते हो। हल्का फुट का एरर तो ये खुद ही सॉल्व कर देता है, तो ये काम आसान कर देता है, समझे। तो इस तरह से हम लोग केस टूल का यूज़ करते हैं ये सब काम के लिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और मैंने बढ़िया से एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, बहुत नॉर्मल दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और अपने हिसाब से आप इसको लिख पाओ, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, अपने हिसाब से इसको लिख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और जो मैंने बताया हूँ ज़रूर देख लीजिएगा। अब तो एंड है ये प्लेलिस्ट का, अब तो बाकी कुछ सब्जेक्ट ही पढ़ने जाओगे तो आप ज़रूर देखिएगा, आपसे जो मैंने बताया ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इग्नू BCS से हो तो इस चैनल पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सभी सेमेस्टर का, ठीक है। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो तो आप बाकी सब्जेक्ट का भी देख लीजिएगा, सभी का है। आप चैनल पे जाइए और वहाँ पे कंटेंट देखिए, ठीक है। और अगर आपका सेकेंड फर्स्ट में बैक लगा गए तो उन सबको भी देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।